और ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर ही सभी चीज आके अटकेगी। आगे का जो फ्यूचर है, आगे की ग्रोथ और स्ट्रैटेजीज, क्योंकि ह्यूमन इंटरेक्शंस के ऊपर डिसाइड होगा कि इस कॉम्प्लेक्सिटी और स्ट्रेस से अंदर से हम अपने बिजनेस को आगे ले जा पाते हैं या नहीं। तो उसके लिए नए स्किल्स हमको सीखने की जरूरत है, और पुराने अनलर्न करके नए स्किल्स, नए कॉम्पिटेंसीज, नए इंटेलिजेंस क्या है, ये ऐसे नए नहीं है, काफी सालों से है। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस एक जो नया उसका पहलू है, उसको सीखने के लिए हमारे साथ सतीश जी है। हम सबको वेलकम करते हैं। थैंक यू। थैंक यू। यस, ओवर टू अजय जी बेतमुता। Yeah, actually, my role is to introduce the speaker. So, Satish Mandora is a engineer by background. He has done his engineering from College of Engineering, Pune, and then he has done his MBA in finance. Then he is a close friend of mine because we were studying together in College of Engineering, Pune. And after his education, he was settled in Pune and doing very good work, successful work in Pune. But later on, he decided that Pune has many good speakers and many good coaches to give to the society. So he thought of coming back to North Maharashtra. He has his hometown is Jalgaon, and his mummy is from Nasik. So he wanted to come back to Jalgaon, and so now he's settled in Jalgaon, and from there he is catering, training many MNCs and many organizations across the globe, but stationed in Jalgaon. He has trained around 60,000 people across the globe for various MNCs. And to name the few MNCs, he is a trainer and a coach for Persistent, then Praj Industries, UBS, Mahindra and Mahindra, then HDFC, Parle, Sandvik. So there are n number of lists. He has also trained our own people in my company also, Bedmuta Industries Limited. So without taking much time, I'll just request Mr. Satish Mandora to continue his session. Thank you so much. Thank you very much, Ajay. Thanks. It's a pleasure indeed. Again, getting back onto the same forum. सबसे पहले मैं तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि जीतो जैसे इस सुंदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में पुनः एक बार मुझे बात करने का आप लोगों ने मौका दिया। ज्यादा भूमिका नहीं रखते हुए मैं स्ट्रेट अवे आई ड्राइव टू द सब्जेक्ट दैट इज ऑन टॉप, एंड मैं साथ में अपना स्क्रीन शेयर करूंगा और बीच बीच में आपके साथ में वापस एक बार बात करूंगा। आज का जो विषय हम लोगों ने लिया है, इस विषय के ऊपर मैं तकरीबन 45 से 50 मिनट तक आप लोगों के साथ में कुछ अपने विचार रखूंगा। उस दौरान में अगर आपको कोई सवाल बनते हैं तो आप चैट बॉक्स में उसको डालिएगा। We have an excellent moderator in Akash and his team, where सवाल और जवाब के दौरान में हम लोग उसको we will give justice to it and let us flow for some time, because ये विषय जो है इसको मैंने एक स्ट्रक्चर दिया है, but I will like to flow a little based on how we move on. So maybe the slides are not so very important. So I'll be shuffling between the slides and the screen and we will keep on doing it. मुझे शायद ये भी बताया गया है कि कुछ जगह पे हम लोगों के परिवार वाले भी साथ में शायद इस वेबिनार के लिए ज्वाइन किए हुए हैं। There are some couples also who could be seated together. So मैं इस बात से भी ध्यान रखूंगा कि बिजनेस वर्ल्ड और पर्सनल वर्ल्ड दोनों को ही ये विषय कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों है, इसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो इस इनवाइट के अंदर में भी ये कोट लिखा गया था कि स्वयं से लड़ो, बाहरी दुश्मनों से क्या लड़ना। जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेंगे उन्हें आनंद की प्राप्ति होगी, भगवान महावीर जी ने यह कहा था। और तकरीबन आप किसी भी शास्त्रों के अंदर में किसी भी किताबों को रेफर कीजिए, सभी के यहाँ पर एक ही बात पर विषय आकर के रुकता है कि हमें पहले अपने भीतर के चीजों को जीतना है। अगर हम लोग उस गाने को भी याद करें कि अपने मन को शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों के जैसे पहले खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति देना। तो ये खुद को जय करने की बातें सब तरफ में की जाती है, और खुद को जय करना माने ऑफ कोर्स हमारे विचारों के बारे में हम लोगों को किसी प्रकार से उन पर अपना प्रभुत्व करना। It is always said that a mind is an excellent servant but a horrible master. And this mind mastery या हमारे विचारों के ऊपर में का जो हमारा विजय है,
इसके बारे में हम लोगों को बात करने की जरूरत महसूस होती है। और कैसे इसके ऊपर में बात किया जाए, अगर हम लोग किसी भी प्रकार के शास्त्रों को देखें, या भगवत गीता का बात कीजिए, महावीर भगवान के जो हमारे जैनिज्म है उसके बारे में जो कहा गया है, सभी के ऊपर में बात पहले आती है स्वयं के ऊपर में, स्वयं के विजय के ऊपर में। तो मैं जो है आप लोगों के सामने एक दो छोटे छोटे मॉडल रखूंगा पहले, जिसके माध्यम से हमें पता चले कि ये क्यों हमारा मन इंपॉर्टेंट है हमारे किसी भी इंद्रियों के ऊपर में विजय पाने के लिए। सो मन के ऊपर का जय या हमारे इंद्रियों के ऊपर में कैसे हमें विजय दिलवाता है, यह बात हम समझने की कोशिश करेंगे। तो कई बार कौन सा मॉडल है जिसको हम लोग आइसबर्ग मॉडल कहते हैं। आपने अलग अलग परिवेश में आइसबर्ग को देखा होगा। आइसबर्ग है, सब लोगों को पता है कि तकरीबन 1/3 या 10% बाय वॉल्यूम वो ऊपर दिखता है और 90% बाय वॉल्यूम वो नीचे समुद्र के सतह के नीचे रहता है, जो हमें दिखता नहीं है। सो मान लीजिए अगर जो हमें दिखता है वह रिजल्ट है, जो हमें दिखता है वह रिजल्ट है। रिजल्ट कहां से आता है? तो हमारे बर्ताव से, हमारे बिहेवियर से आता है। जो समुद्र के सतह पर जो हमारी नजर जाती है पानी के भीतर 4-5 फीट तक, वह हमारा बिहेवियर है। हमारे बिहेवियर के नीचे जो भाग हमें नहीं दिखता है वह होता है हमारी फीलिंग्स। मैं इस समय में फीलिंग्स और इमोशंस दोनों को एक ही में इंटरचेंजेबली यूज करूंगा, नॉट फ्रॉम द पर्पस ऑफ एकेडमिक्स। एकेडमिक्स के हिसाब से फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या है, उसमें का भेद मैं अभी इस समय में बीच में नहीं लगा, आई डोंट नो टू जार्गनाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन मैं बेसिकली बताना चाहता हूं कि हमारा भाव विश्व जो है वह हमारे बिहेवियर के नीचे होता है, और उसके नीचे होते हैं हमारे विचार, हमारे थॉट्स। अब एग्जांपल लीजिएगा, इस समय में रिजल्ट जो है, शायद मैं थोड़ा सा हड़बड़ाहट में थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोल रहा हूं। मेरा बिहेवियर होगा, आई एम शिफ्टिंग बिटवीन द स्लाइड्स, आई एम शिफ्टिंग बिटवीन द पेपर्स हियर। मेरे बाजू में घड़ी पड़ी, मैं उसके तरफ में देख रहा हूं। मेरे दूसरे स्क्रीन के ऊपर में जो चल रहा है इस समय में पीपीटी का प्रेजेंटेशन, मैं उसको साथ साथ में देख रहा हूं। एंड आई एम यूजिंग माय हैंड्स अ लिटिल। मेरे अंदर से थोड़ा सा चटपटाहट है, मेरे हाथ के अंदर में हल्की सी जो है नमी है। इट कुड बी द स्वेटिंग इवन इन द एयर कंडीशनर हियर। मेरा बिहेवियर है। मेरे मन के अंदर की फीलिंग्स होगी थोड़ी बहुत कंसर्न की, थोड़ी बहुत एक प्रकार की एंजाइटी की, थोड़ा बहुत यह भी विचार हो सकता है मेरे मन के अंदर में कि अरे भाई मेरी मेरी जो फीलिंग्स है वो एंजाइटी की है, किसी प्रकार के कंसर्न की है, एक हल्का सा प्रेशर या टेंशन की होगी। और मेरे मन में का विचार शायद होगा, अरे यार रात को 8 बजे मोदी जी आने वाले हैं, तो उस समय तक लोग एंगेज रहेंगे ना। देखिए, मेरे अंदर के विचार से मेरे फीलिंग्स आई, मेरे फीलिंग्स की वजह से मेरे बिहेवियर में बदलाव आया, और मेरे बिहेवियर का बदल मेरे रिजल्ट पे, माने मैं जो हूं बाहर से थोड़ा सा विचलित शायद दिख सकता हूं आप। अब इस विचार श्रृंखला को जब मैंने पहचाना कि अरे रात को 8 बजे मोदी जी आने वाले, तो कुछ लोग जा सकते हैं, इस विचार श्रृंखला को तोड़ करके मैंने नए विचार को वहां पे जन्म दिया कि 8 बजे भले ही मोदी जी आवे, लेकिन इस विषय को हम लोग इतना इंटरेस्टिंग कैसे करें जिस वजह से लोगों को लगे कि हाँ ठीक है, मोदी जी आएंगे, 8-10 मिनट उनका पहले शुरुआत के अंदर में एक क्या हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे, फिर उसके बारे में क्या होना चाहिए इसके बात में करेंगे, और लास्ट के 5-7 मिनट के अंदर में हम लोगों को क्या होना चाहिए और क्या वो लोग करने वाले हैं इसके बारे में बात करेंगे। पैटर्न तय है। या इतना ही क्यों, उनके बारे में की इंफॉर्मेशन न्यूज के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से थोड़े समय के बाद में पॉइंटर रूप के अंदर में लोगों को मिल जाए। सो मेरे मन में का विचार आया, मोदी जी आते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं अपने इस इंटरेक्शन को और भी प्रभावी कैसे करूं। इस विचार को जब मैंने जन्म दिया तो मेरे अंदर में फीलिंग्स आई मोटिवेशन की, मेरे अंदर में फीलिंग्स आई कि चलो यार कुछ अच्छा करते हैं, मजा लेंगे, लेट मी एंजॉय इट। थोड़ा सा मुझके अंदर में एक प्रकार की एनर्जी मैंने महसूस करी। मेरे बिहेवियर में जो छटपटाहट थी उसके जगह पे एक प्रकार का कॉन्फिडेंस आया। मेरी फिस्ट जो है थोड़ी सी पहले से स्ट्रांग हो गई। मेरे ग्रिप के अंदर में एक का अंदाजा आ गया कि आई एम इन कंट्रोल नाउ। मैं इधर उधर देखने के बजाय मैं फोकस कर रहा हूं कि कैसे मैं अपने पॉइंट को आगे पुट अप करूं। वो रिजल्ट ही आएगा कि वी विल बी हैविंग अ वेरी एंगेज्ड सेशन। एंड द पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज हियर कि मैंने अपने विचारों के अंदर में जब बदलाव लाया तो कृति अपने आप बदली और रिजल्ट में बदलाव आया। अगर मैं सिर्फ बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करता लेकिन अंदर का विचार नहीं रहता, तो शायद मेरे अंदर में वो भाव उस प्रकार से प्रकट नहीं होता जो होना चाहिए। सो हमारे अंदर में का जो इंटेंशन होता है, जो इंटेंट होता है, जो हमारे विचारों को
आगे लाता है, उस विचारों को समझना, ये सबसे बड़ा विजय कहलाता है। महावीर जी जो कहना चाहते हैं कि स्वयं को जीतो, तो स्वयं विचारों के ऊपर में हमें प्रभुत्व लाने की जरूरत है, ये वो कहना चाहते हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब देखिए, ये मैंने आपको लेयर, मेरा रिजल्ट, मेरा बिहेवियर, मेरे फीलिंग्स और मेरे अंदर में का विचार। एंड डू यू नो द मैजिक? डू यू नो ये हमारे ऊपर में की जो विजय करने की जो हमारी क्षमता है, ये क्षमता कुछ चेंज हो गया वहां पे? नहीं, ठीक है। ये विचार करने की हमारी, ये विचारों के ऊपर में प्रभुत्व लाने की जो हमारी क्षमता है, ये क्षमता के लिए हमें इतने क्यों झगड़ना पड़ता है? क्यों शास्त्रों को चिल्ला चिल्ला कर कहना पड़ता है कि को हम सो हम? क्यों गौतम बुद्ध को ये सोचना पड़ा इतने साल तक कि इंक्वायर विद इन, सब अपने भीतर है? क्यों भगवान महावीर को 12 वर्ष तक तपस्या करके पता करना पड़ा कि अंदर से हम लोगों को जय प्राप्त करना है? ये इतना पेचीदा क्यों है? एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि इसके पीछे का एक ही कारण है कि ज्यादातर लोगों को अपने विचारों के बारे में पता ही नहीं होता। डेनियल गोलमन, जो इमोशनल इंटेलिजेंस के एक बहुत बड़े लेखक है, वे कहते हैं कि वी आर ऑब्लिवियस। ऑब्लिवियस का मतलब होता है ब्लाइंड। वी आर ब्लाइंड टू अवर थॉट्स। हमें अपने विचार ही पता नहीं है। एंड यू नो द मैजिक, कि हमें ये पता ही नहीं है कि हमें पता नहीं है। I'm not making things complicated, but the fact is कि हमें पता ही नहीं है कि हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि हमें पता नहीं है। और जब हम ये एक्सेप्ट करेंगे कि हमें पता नहीं है, वहां से हमारी इंटरनल जर्नी की शुरुआत होती है। और इसी विषय को लेकर के जो शास्त्रों में कहा गया है, वो न्यूरो सोशल साइंस के माध्यम से अलग अलग मॉडल्स में ग्रो करके एक साइंटिफिक अप्रोच क्रिएट किया गया, जिसका नाम उन्होंने दिया सिर्फ इमोशनल इंटेलिजेंस। और इमोशनल इंटेलिजेंस से वे क्या कहना चाहते हैं? तो इसमें 3 डायमेंशंस है। इसकी जो डेफिनेशन है वो बहुत समझने के लिए सिंपल है। आपके स्क्रीन के ऊपर में डेफिनेशन आई होगी। मैं चाहता हूं कि एक क्षण भर के लिए इस डेफिनेशन को आप अपने अंदर में भीतर उतारें। सतीश सॉरी, किसी ने कुछ कहा? हाँ, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आकाश? मेरा आवाज आ रहा है आपको? हाँ, स्क्रीन दिख रहा है। स्क्रीन दिख रहा है, आवाज क्रैक हो रहा है थोड़ा। ओके ओके, वो शायद किसी के पास में अगर इंटरनेट का आपका प्रॉब्लम बीच में आता है ना, तो आपको शायद आवाज कम ज्यादा हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। ओके, चलो कंटिन्यू सर। शायद आपका नेटवर्क। अजय वेदमुथा जी, आपको आवाज ठीक से आ रही है? सिर्फ थम्स अप दीजिए। ओके, विनीता ने दिया है मुझे। सो इसका मतलब शायद जिस व्यक्ति को आवाज कम ज्यादा हो रही है, उसके पीछे शायद आपके इंटरनेट की प्रॉब्लम हुई दोस्त, तो थोड़ा सा आपको संभाल लेना पड़ेगा। ओके ओके, कंटिन्यू सर। थैंक यू। थैंक यू। ऑलराइट, सो डेफिनेशन जो है, अंडरस्टैंडिंग माय ओन इमोशंस, द इंपैक्ट इट हैज ऑन मी एंड अदर्स। अपने भाव को पहचानना, उस भाव का मेरे ऊपर में और दूसरों पर क्या प्रभाव होता है यह समझना, इसी के साथ में दूसरे के भावनाओं को समझना, और इन दोनों का उपयोग हमारे ध्येय प्राप्ति के लिए करना, ये उसका डेफिनेशन है। अभी उदाहरण के तौर पर, अभी थोड़े समय पहले किसी भाई साहब ने कहा कि आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही, तो मैं थोड़ा टेंशन में आ गया कि यार मेरे इंटरनेट में प्रॉब्लम है क्या? तो मेरे ऊपर में, मेरे मन में विचार आ रहा है टेंशन का, मेरे मन में विचार आ रहा है अरे यार आपके इसमें प्रॉब्लम होगा, आप मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? तो मेरे ऊपर में इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है, दूसरों के ऊपर में क्या इंपैक्ट हो रहा है? अगर मेरे अंदर में क्या इरिटेशन का, मैं सामने वालों को बोलता साहब आप आपका इंटरनेट देख लो ना, मुझे क्यों बोल रहे हो, या आप मॉडरेटर को पूछो मुझे डिस्टर्ब मत करो, बार बार अगर आप करोगे तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। देखिए सडनली मेरे विचार श्रृंखला किस डायमेंशन में जा रही है और उसका इंपैक्ट मुझ पर और दूसरों पर क्या हो रहा है। इसी के साथ दूसरों के विचारों करना, कि जैसे सामने वाले भाई साहब को सुनने में दिक्कत हो रही है, हो सकता है उन्हें कुछ छोटी मोटी मदद अगर हम कर पाए तो वो शायद कनेक्ट हो जाए, और ये शायद डिफिकल्टी और कुछ लोगों को होगी। माने मेरा जो ऑब्जेक्टिव है कि सब लोग कनेक्टेड रहने चाहिए इस प्रोग्राम में, और हम लोग साथ में मिलकर के कुछ सीखना चाहिए, उसमें मुझे सडनली जो है आगे बढ़ने के लिए जगह मिलती है। तो ये डेफिनेशन जो है आप सब लोगों को पहले समझना चाहिए, और इसके अंदर में एक सिंपल सा मॉडल जो है वो दिया गया है। ये मॉडल मैं आपके सामने रखता हूँ। मॉडल के भाषा में हम लोगों को थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाएगा कि ये किस प्रकार से ये मॉडल डेवलप किया गया। कोई बहुत तोप नहीं है, बहुत सिंपल है। जैसे मैंने थोड़े समय में पहले कहा था कि इसमें मुझे अपने विचारों के बारे में अवेयर होने की पहली जरूरत है, और मुझे पता ही नहीं है कि मैं अवेयर नहीं हूं। यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम है।
जब मुझे पता चलता है कि मैं अवेयर नहीं हूं, तो फिर उसके ऊपर काम करने के लिए मैं अपने आप को मोटिवेट कर सकता हूं। सो पहला रियलाइजेशन है हमारे अवेयरनेस के साथ में, दूसरा होगा हमारे मैनेजमेंट के साथ में। उसके लिए एक सिंपल मॉडल बताया गया, 4 डायमेंशंस है। मैं लेजर पॉइंट लेता हूं यहां से और उसको यूज करता हूं। सेल्फ, सोशल, सेल्फ माने खुद से, सोशल माने दूसरों से, अवेयरनेस माने मेरी जागरूकता, और मैनेजमेंट माने मैं उसे कैसे हैंडल करता हूं ये पार्ट। उस वजह से हमारे पास में 4 स्क्वायर बनते हैं। पहला स्क्वायर है सेल्फ अवेयरनेस का, दूसरा स्क्वायर है सेल्फ मैनेजमेंट का, तीसरा स्क्वायर है सोशल अवेयरनेस का, और चौथा स्क्वायर है सोशल मैनेजमेंट का। ये चारों चीजें मिल करके हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाता है। अगर आप डेफिनेशन को रेफर करो तो अंडरस्टैंडिंग माय ओन इमोशंस, द इम्पैक्ट इट हैज ऑन मी एंड अदर्स, द अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस ऑफ अदर्स एंड यूजिंग देम फॉर अ गुड डायरेक्टेड बिहेवियर। ये चारे खाने जो है उस प्रकार से उसको इस्तेमाल करते हैं। सो सेल्फ अवेयरनेस से हमारी सेल्फ मैनेजमेंट की तरफ में हम आएंगे, वहां से हमारा सोशल अवेयरनेस आएगा, और जब ये 3 चीजें जगह पे होगी तब हमारी पीपल मैनेजमेंट स्किल, माने जिसे हम सोशल अवेयरनेस, सोशल मैनेजमेंट कहते हैं, वह जगह पर आएगी। सो हियर आई वांट यू टू अंडरस्टैंड अ कपल ऑफ थिंग्स फर्स्ट। मैं स्क्रीन शेयर को बंद कर रहा हूं। यस। सो ये मॉडल जो मैंने आपको 2x2 का मॉडल दिया है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस, सोशल स्किल्स या सोशल मैनेजमेंट, जनरली देखा जाए तो हमारे प्रॉब्लम्स कौन से एरिया में आते हैं। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि यार ये कैसे करें, या थोड़े समय पहले राजेश भाई साहब कह रहे थे कि यार अभी मैं वजन के ऊपर में थोड़ा सा कंट्रोल छूट गया था मेरे, कुछ वजन बढ़ा है, या कुछ भाई साहब कह रहे थे कि बैठे बैठे बोर हो रहा है, कैसे इम्पैक्ट होगा, क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो हम लोग अपने आप को, स्वयं को मैनेज करने में अपने आप को महफूज नहीं पाते। हमारा स्ट्रेस ऊपर है, हमारे एंजाइटी लेवल ऊपर है, अनसर्टेनिटी के साथ में हम लोग बहुत ज्यादा अपने आप को वीक महसूस कर रहे हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे सेल्फ मैनेजमेंट के हैं। हमारे लोगों के साथ कैसे मैनेज करना, जैसे पिछले बार के वेबिनार में मैंने आप लोगों के साथ में कीपिंग पीपल प्रोडक्टिव अंडर ऑल टाइम्स जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे, तो काफी लोगों ने लोगों को कैसे हैंडल करना है, डेलीगेशन कैसे अच्छे से करना है, रिलेशनशिप इंटरपर्सनल कैसे हैंडल करना है, ऐसे समय में जब लोगों के ट्रिगर पॉइंट नीचे आ चुके हैं, ऐसे समय एम्प्लॉयज को कैसे मोटिवेट करना है, हमारे परिवारों के बीच के अंदर में जो झगड़े होते हैं, कई बार भाई भाई के अंदर में कुछ इश्यूज होते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ डू नॉट गेट अलोंग वेरी वेल एट टाइम्स, ये जो सारे चैलेंजेस है, ये हमारे पीपल मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स। सो सेल्फ मैनेजमेंट के बक्से में हमारे कुछ प्रॉब्लम है, और पीपल मैनेजमेंट या सोशल मैनेजमेंट के बक्से में हमारा प्रॉब्लम है। लेकिन इससे पहले, जब तक सेल्फ मैनेजमेंट जगह पे नहीं आता, उसके लिए हमारा सेल्फ अवेयरनेस जगह पे नहीं आता, हमारे ये पता नहीं चलता कि हमारे विचार क्या है और उनके बारे में हम लोग कैसे सजग बने, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। दोस्तों, जो अजय जी ने अभी थोड़े समय पहले बताया कि उनके टीम के साथ में मैंने काम किया था, तो टोटल 4 दिन के वर्कशॉप में से करीबन 1 से सवा दिन मैंने सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर में डाला, क्योंकि ये सेल्फ अवेयरनेस की जो फाउंडेशन है, वह जब तक स्ट्रांग नहीं बनती, तब तक बिहेवियर बदलने में ऊपर ही ऊपर बदलाव होता है, और ये बदलाव टिकता नहीं है। जैसे आपने आइसबर्ग में भी देखा होगा कि मैं बिहेवियर बदलता हूँ और रिजल्ट बदलने की कोशिश करता हूँ, तो थोड़े समय के लिए वो बदलाव हो सकता है, लेकिन मेरे अंदर के भाव और मेरे अंदर में विचार जब तक उसमें अमूलाग्र बदल नहीं आ रहा, तब तक ऊपरी बदलाव जो है वो सस्टेन यानी लॉन्ग टर्म हमेशा के लिए नहीं रह सकता। तो ये सस्टेन बदलाव लाने के लिए मेरे विचारों के लेवल पे मुझे काम करने की जरूरत है। मेरे फाउंडेशनल थॉट्स, या जिसको हम बिलीव्स भी इस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं कई बार, हमारे श्रद्धा या हमारे मूल्य जिसको हम कहते हैं, उस लेवल पे जब हम लोग काम करेंगे तो उसमें अंदरूनी और ऑनगोइंग बदलाव आएगा। सो मैं आज इस गिवन समय में, थोड़े समय के अंदर लिए आपको कुछ टॉप टिप्स देना चाहता हूं कि कैसे हम लोग जो है हमारे सेल्फ अवेयरनेस के बारे में काम कर सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए आपको छोटे मोटे में टूल्स देता हूं, टेक्निक्स देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट टूल मैं कहता हूं जर्नलिंग। जर्नलिंग माने रोज हम लोगों ने क्या किया, कुछ लोग इसको डायरी लिखना कहते हैं। डायरी लिखने के माध्यम से हमारे विचारों के साथ में हमारी भ्रांति होती है, हमारा कनेक्शन होता है। 10 से 15 मिनट रात को सोने के पहले जब मैं सिर्फ विचार करता हूँ कि आज के दिन में क्या क्या अच्छा हुआ, कहाँ पे मैं थोड़ा सा हिल गया था, कौन सा विचार मेरे बीच में आ रहा था जिसको मुझे हैंडल करने की जरूरत है, ये जब मैं अपने जर्नलिंग के माध्यम से लिखता हूँ तो मेरे विचारों के साथ में मुझे कनेक्शन मिलता है, और थोड़े समय के बाद में पैटर्न उसमें से क्रिएट होता है। सो जर्नलिंग इज अ वेरी पावरफुल टूल। अजय जी और विनीता जी इस कॉल पे है,
उन लोगों को पता है कि हमारे वर्कशॉप के अंदर में एक वर्कशॉप खत्म होने के बाद में हम लोगों ने माइलस्टोन नाम की एक किताब साथ इनके साथ में शेयर करी थी, जो जर्नलिंग टूल था। और जिन जिन लोगों ने माइलस्टोन्स के साथ में 3 महीने तक संपर्क रखा, हम लोगों ने देखा कि उनके ऑनगोइंग जो इमोशनल कॉम्पिटेंसीज थी, जो इमोशनल इंटेलिजेंस के डायमेंशंस थे, उसमें काफी अच्छा बदलाव हम लोगों ने महसूस किया था। सो जर्नल इज अ वेरी पावरफुल टूल। सेकंड इज, अपने बॉडी सिग्नल्स को समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पंचेंद्रिय हमें हमेशा कुछ ना कुछ इंडिकेशंस देते हैं, हमें उन्हें समझना चाहिए, हमें उन्हें पिकअप करना चाहिए। देखिए, शायद इस कोविड के समय में आप अपने आप के बॉडी के साथ में थोड़ा सा ज्यादा अवेयर हो चुके हो। कुछ लोगों को मेरा हाथ गेट पे कहाँ लगा था, मैंने कहाँ पर थैली पकड़ी थी, वो थैली पकड़ने के बाद में मेरा नाक तक हाथ गया था लेकिन मैंने पीछे खींच लिया था। ऐसे कुछ कुछ चेंजेस हर व्यक्ति ने अपने आप में महसूस किए होंगे। कहाँ पर आने के बाद में मुझे फट से सैनिटाइजर लगाना चाहिए, ताला खोलने के बाद में हैंडल के ऊपर में जाके मैं सैनिटाइजर को क्यों मारता हूँ, ये आपके बॉडी सिग्नल्स आप आइडेंटिफाई करना शुरू कर चुके हो। सो आपके बॉडी सिग्नल्स कुछ बात आपके साथ में करते हैं। ये बात जब हम सुनना शुरू करते हैं तो हमारे विचारों के साथ में का कनेक्शन हमें मिलता है। थोड़े समय पहले मैंने आपको बताया कि मेरे हाथ थोड़े से मॉइस्ट थे, मैं अपने हाथों का थोड़ा सा अनकंट्रोल्ड यूज कर रहा था। वो बता रहा था कि मेरे अंदर में कोई एक विचलित विचार मेरे ऊपर में इम्पैक्ट ला रहा है। अपने बॉडी सिग्नल्स को समझने की कोशिश कीजिए, दैट वुड बी यूजफुल फॉर यू। मराठीमध्ये असं म्हणतात की निंदकाचे घर असावे शेजारी. निंदकाचे घर म्हणजे somebody who can criticize you. मेरे कॉलेज के समय में अजय वेदमुथा जी और मेरे दोस्त आदित्य जाजू, दोनों ही नासिक से है, ये मेरे सबसे बड़े क्रिटिक्स थे। ये कॉन्स्टेंटली मुझे कहते थे कि ये तूने ठीक किया, ये तूने ठीक नहीं किया। जो भी आप कर रहे हो उसके अंदर में आपको कॉन्स्टेंट फीडबैक किसी से लेते आने की जरूरत है। फीडबैक लेते समय में वो क्रिटिसिज्म के तौर पे हमेशा आपको अफेक्ट करती है, लेकिन उसमें का मैसेज पार्ट को कैसा लेना और क्रिटिसिज्म को कैसे बाजू में रखना, ये स्किल आपको थोड़े समय के बाद में आना शुरू हो जाएगी। फीडबैक के माध्यम से आप अपने आप को बहुत अवेयर कर सकते हो अपने बारे में। आई सपोज योर स्पाउसेस आर द पीपल हु गिव यू द बेस्ट फीडबैक। आपके डॉटर्स या आपके सन्स होंगे घर में, जो आपके बच्चे हैं, वो आपको काफी फीडबैक दे सकते हैं। कई बार आपने आपको एम्प्लॉय को ये सवाल पूछना चाहिए, आपका जो मैनेजर होगा जो आपको रिपोर्ट करता है या उसके नीचे का कोई व्यक्ति होगा, उसको पूछना चाहिए, ये चला 10 मिनट के लिए मेरे साथ चाय पी, बता तो क्या 2 चीजें तुझे मेरे बारे में अच्छी लगती है। वो एक बार के लिए हटपटा जाएगा कि आज साहब को क्या हो गया, आज सुबह सुबह साहब ऐसा क्यों बात कर रहे हैं। फिर जब लेकिन आप उनके साथ में कन्वर्सेशन विद द राइट इंटेंट करते हो, तो आप में कनेक्ट होकर के आपको कुछ बोलना चाहेंगे। पहले शायद कतराएंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे वो आपको उन सब चीजों के बारे में बताना शुरू करेंगे जिससे उन्हें आपकी वजह से प्रेशर आता है, और फिर वो प्रेशर निकालने की प्रक्रिया इज अ पार्ट ऑफ योर स्ट्रेटेजी। लेकिन फीडबैक और लोगों से लेना, उसके लिए अगर जो लोग चाहते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, तो जौहरी विंडो नाम का एक कॉन्सेप्ट है। आप थोड़ा सा गूगल सर्च करें, उसमें अपना ब्लाइंड स्पॉट, माने जो मुझे भी पता नहीं है और औरों को भी पता नहीं है, वो जो ब्लाइंड स्पॉट है उसको कैसे एक्सपांड किया जा सकता है, उसके बारे में कुछ टेक्निक्स दी गई है। सो फीडबैक इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म। एंड आई हैव आल्सो मेंशन्ड हियर एन असेसमेंट टेस्ट। मैं 2 मिनट के लिए इसके ऊपर मैं आपका समय लूंगा। कई बार साइकोमेट्रिक टेस्ट के माध्यम से आपको आपके कैरेक्टरिस्टिक्स का पता चलता है। जो लोग इच्छुक हैं, ये स्क्रीन के ऊपर में आप लोगों को एक व्हाट्सएप का नंबर दिख रहा होगा। हम लोगों के पास में, मैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर में कई बार एक EI टेस्ट का इस्तेमाल करता हूँ। इस टेस्ट के माध्यम से, इट्स एन इंटरनेशनल टेस्ट, आपको कई टेस्ट मिलेंगे गूगल सर्च के अंदर में। कुछ फोकट में भी मिलती है, कुछ जो है जिसके लिए आपको पैसा भरना पड़ता है। अलग अलग तरीके के टेस्ट अवेलेबल होती है। ये जो टेस्ट है, ये करीबन मैं पिछले 11 वर्ष से यूज कर रहा हूँ, एंड आई फाइंड इट वेरी पावरफुल। आज से करीबन 8 से 10 हजार मैनेजर्स के लिए इसको मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ। सिंपल सी टेस्ट होती है, करीबन 20 से 25 मिनट आपको सवाल देने पड़ते हैं। आपको उसकी लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी चाहिए, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि आपको कौन सी लैंग्वेज चाहिए, आप लैंग्वेज भी साथ में लिखिएगा। इसमें इंग्लिश और हिंदी 2 भाषाओं में टेस्ट अवेलेबल है। ऑनलाइन टेस्ट होती है, करीबन 20 से 25 मिनट कुछ सवालों के जवाब देने के बाद में इस प्रकार से आपका एक EI प्रोफाइल बनता है। जो EI प्रोफाइल, यहाँ पे आपका EI स्कोर क्या है वो बताता है। उसके बाद में ये 12 डायमेंशंस है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस और सोशल स्किल्स के बारे में। ये डायमेंशंस के ऊपर में आपका स्कोर कैसा है, कैसे आप इम्पल्स मैनेजमेंट में वीक हो, आप लोगों को ना आसानी से नहीं कह सकते, आप लोगों के बारे में भाव नहीं समझ सकते, आपकी एम्पैथी स्किल जो है वो लो है, शायद आपके अंदर में ऑप्टिमिज्म ठीक ठाक है, आप चेंज मैनेजमेंट के लिए भी ठीक हो, उसके बारे में जो इमोशनल लिटरेसी है वो लो है। ऐसे अलग अलग स्कोर्स के माध्यम से आपको पता चलता है कि आप क्या कर सकते हो।
सो ये टेस्ट जो है, जो लोग चाहते हैं, आप व्हाट्सएप पे भेजिएगा, आप लोगों को ये लिंक आएगी। जनरली इसका कॉस्ट होता है, बट फॉर द फ्रेटर्निटी हियर इट इज नॉट, इट इज अवेलेबल टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट। जो लोग चाहते हैं कि आप आपके टीम मेंबर्स के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहते हो, वो अलग से लिख करके हमें बताया कि हाँ, आपके टीम के अंदर में कुछ लोग हैं तो उसके लिए, आपके बिजनेस के लिए कैसे इसका फीडबैक यूजफुल हो सकता है, यू कैन लुक एट दैट आल्सो। सो दिस असेसमेंट बेसिकली विल हेल्प यू टू नो अ लिटिल बेटर अबाउट योरसेल्फ, और इन असेसमेंट के माध्यम से आप अपने आप को और अच्छे से पहचान सकते हो। दिस इज अ वेरी साइंटिफिक अप्रोच। सो दीज आर फ्यू वेज थ्रू व्हिच यू कैन वर्क ऑन योर अवेयरनेस। ऑफ कोर्स, जैसे मैंने कहा कि 1 से सवा दिन मैं अवेयरनेस के ऊपर मैं काम करता हूँ अलग अलग मॉडल्स के माध्यम से, लेकिन इस गिवन समय में आई सपोज ये टॉप टिप्स आपको काफी हेल्पफुल रहेगी अपने विचारों के साथ में अपने आप को जोड़ने के लिए। कुछ समय पहले आपने बेंगलोर के अंदर में यह बात सुनी होगी कि एक डीसीपी थे चेतन सिंह राठौड़। अभी जो सीए प्रोटेस्टर्स का एक बहुत बड़ा वहां पर जमाव हुआ था, उस जमाव अचानक राठौड़ साहब को लगा कि ये जमाव अब थोड़ा सा आक्रामक हो रहा है और कंडीशन विल बिकम क्रिटिकल। राठौड़ साहब ने अपने माइक में से सब लोगों को उद्बोधित करते हुए कहा कि आइए सब लोग राष्ट्रगान का साथ में मिलकर के गायन कर रहे हैं, और उन्होंने जन गण मन का सिंगिंग शुरू किया। एंड सडनली द एंटायर क्राउड स्टार्टेड सिंगिंग टुगेदर जन गण मन। और थोड़े ही समय में उस क्राउड के अंदर में के जो आक्रामकता थी वह सबड्यू हो गई, और राठौड़ साहब ने उन्हें ढंग से एड्रेस करके उन्हें वापस अपने घर में भेजने के लिए वे कामयाब हुए। वो कौन सी थॉट होगा, वो कैसा विचार होगा राठौड़ साहब के मन में, जिसको लेकर के वो ये नहीं कह पाए कि अरे भाई, अब ये आक्रामकता के लिए मुझे लाठीचार्ज करना पड़ेगा या मुझे और कुछ करना पड़ेगा, लेकिन इस छोटे से स्किल से, राष्ट्रगान की वजह से मैं इस इतने सारे मॉब साइकोलॉजी को काबू में ला सकता हूँ। यह जो उनको मैनेज करने की स्किल थी, यह पार्ट था उनका सेल्फ मैनेजमेंट। उनके अंदर में से जो विचार आया कि मुझे इस प्रकार से मैं कर सकता हूँ, उन्होंने अपने आप को पहले मैनेज किया और उस वजह से फिर पीपल मैनेजमेंट हुई। तो इस प्रकार से अपने अंदर के उद्वेग को मैनेज करते आने की जो क्रिया थी, वो सेल्फ मैनेजमेंट की सबसे बड़ी जो है वो कड़ी कहलाएगी। पहले उसे पता चला कि मैं अपने आप को असक्षम महसूस कर रहा हूँ, मेरे अंदर में टेंशन माउंट हो रहा है, क्राउड की आक्रामकता मेरे ऊपर में हावी हो रही है, और मुझे ये प्रेशर रिलीज करने के लिए राष्ट्रगान जैसी चीज का इस्तेमाल करके मैं शायद वो प्रेशर खुद का पहले रिलीज करूंगा, और फिर हो सकता है क्राउड को मैनेज करने में मुझे थोड़ा समय बीच में मिल जाएगा। यह जो विचार उनके मन में था, ये सेल्फ मैनेजमेंट का बहुत बड़ा बीज था। सेल्फ मैनेजमेंट की बहुत सारी चीजें होती है कि आप इमोशनल सिग्नल्स का इस्तेमाल करके कैसे आप अपने विचारों तक पहुंच सकते हो। मैंने जो आइसबर्ग में आपको बताया था कि आपके विचारों को आपके बिहेवियर के साथ में कनेक्ट करने वाला जो डॉट है, वो आपके इमोशंस है, आपकी फीलिंग्स है, आपका भाव विश्व है। आपके भावनाओं को समझने की क्रिया जब आप समझ जाओगे, तो अचानक आपको महसूस होगा कि आपके अंदर में का विवेक आपको मदद करने के लिए कैसे तत्पर खड़ा हो जाता है। और मैं इस समय में 3 प्रकार की हमारे अंदर में बिलीफ्स होती है, जो हमारी सबसे बड़ी एनिमीज है, जो सबसे बड़े प्रॉब्लम्स है हमारे। और ये बिलीफ्स होती है हमारी, ये जो विचार होते हैं हमारे, 3 लोगों के साथ में होते हैं। पहले खुद के साथ में, दूसरा दूसरों के साथ में, और तीसरा दुनिया के साथ में। इन तीनों के साथ में के विचारों के ऊपर में जब हमें किस प्रकार का काम करने को तरीका मिलता है, तो हम हमारे सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स को पहले से बेहतर कर सकते हैं। आइए समझते हैं पहले एनिमी को, द बिलीव अबाउट माई ओन सेल्फ, जो कहती है कि आई मस्ट बी perfectly well and get appreciation of all the people, otherwise I am worthless. मैं जो भी करता हूं वो बहुत मैंने परफेक्टली करना चाहिए, जो मैं करता हूं उसके लिए मुझे अप्रिसिएशन मिलना ही चाहिए, और अगर ये अप्रिसिएशन मुझे नहीं मिलती है लोगों से, तो मैं जो हूं वो यूजलेस हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जिन लोगों के अंदर में यह बिलीफ बहुत स्ट्रांग है, उन लोगों के अंदर में यह थॉट जो होता है कि लोग क्या कहेंगे, यह विचार उनके ऊपर में हमेशा हावी होता है। वो लोग ये कहते हैं कि मेरा पेमेंट सामने वाले ने देना चाहिए, मैंने क्यों मांगना चाहिए। मैंने जब फोन करके अपॉइंटमेंट मांगी तो उन्होंने अपॉइंटमेंट देना चाहिए ना। घर वाले लेडीज सैक्रिफाइस करने के लिए हमेशा अग्रसर होती है कि उनको लोगों, उसके माँ बच्चों ने कहना चाहिए कि अरे सड़ा हुआ केला तो मेरी माँ हमेशा खाती थी, मेरे लिए छोड़ कर जा, अच्छा वाला आम का जो बड़ा टुकड़ा है वो पति को दिया जाएगा, और औरत जो है वो छोटा टुकड़ा खा करके खुश रहेगी। Why?
बिकॉज वो चाहते हैं अंदरूनी कि मैं जो भी कर रही हूँ वो परफेक्ट है और मुझे उसके लिए अप्रिसिएशन मिले। और ये लोगों को सबसे बड़ा तकलीफ होता है अंदर से कि मेरा इस्तेमाल किया जाता है। ये जनरली सबमिसिव होते हैं, इनमें एंजाइटी, सैडनेस, गिल्ट, ये बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस होती है। इनका अपना सेल्फ एस्टीम जो होता है वो काफी लो होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जिन लोगों को इस प्रकार की बिलीफ की तकलीफ होती है, उन्होंने आईने में खड़े रह करके आंख में आंख डाल करके कहना चाहिए कि आई लव यू एंड यू आर द बेस्ट पर्सन आई नो इन दिस वर्ल्ड। When you do this, आंखों में आंख डाल करके 10 दिन करके देखिए, suddenly you will start feeling good about yourself. You will start saying कि अरे मुझे लोगों के साथ में इतनी सोचने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपने आप को प्यार करना सीखिए। कम से कम दुनिया में एक आदमी होगा जो आपसे प्यार करता है। इस व्यक्ति को असर्टिवनेस माने आग्रही पद्धति से बात करने की कला जल्दी सीखनी चाहिए। और शायद हो सके तो कई बार मैं कहता हूं कि स्टार्ट डिस्प्लीजिंग पीपल एट टाइम्स। इट इज ओके टू से नहीं भाई तूने जो किया वो ठीक नहीं किया, मुझे अच्छा नहीं लगा तेरे बारे में। वह समय में अंदर से तकलीफ होगी, लेकिन उस तकलीफ के साथ में रहो तो कम से कम हमारे अंदर में जो बिलीफ है कि लोगों के लिए सब करना चाहिए, ये बिलीफ हमारी सेकंड स्टेज पे जाएगी। जो सेकंड बिलीफ है, द बिलीफ अबाउट अदर्स, दैट अदर्स मस्ट बी जस्ट एंड काइंड टू मी। दूसरे लोग जो है ना, उन्होंने मेरे साथ में हमेशा अच्छे से रहना चाहिए एंड they should be kind to me, otherwise I am worthless. उनको लगता है कि लोगों ने हमेशा समय पे आना चाहिए। उनको लगता है कि मैंने कॉल किया तो सामने वाले ने कॉल उठाना चाहिए। उनको लगता है कि कस्टमर ने उनकी बात समझना चाहिए। उनको लगता है कि परिवार वालों ने उनकी बात समझना चाहिए। ये हमेशा अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में देकर जीते हैं। These people are very very reactive. उनके अंदर में हॉस्टिलिटी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इम्पेशंस कूट करके भरा है और इन लोगों को औरों के साथ में जुड़ करके काम करना जमता नहीं है। They can't get along with people. ये बड़े खटखटिया होते हैं। फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बड़ा लो होता है क्योंकि इनके अंदर में की बिलीफ होती है कि दूसरों ने मेरे साथ में ठीक से रहना चाहिए। रियलिटी में रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में आप देकर के अगर जियोगे तो सामने वाला जैसा आपको चाहिए आपको ना चाहेगा। So these are the second kind of people, and the third kind of people are that they have the belief about the world. दुनिया जो है, दुनिया के अंदर में की कंडीशन जो है वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। थिंग्स दे मस्ट मेक इजी फॉर मी, एल्स नथिंग इज वर्थ डूइंग। अब ये लॉकडाउन में मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा ऑफिस के तक मैं पहुंच नहीं सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? ये ट्रैफिक इतना जाने के लिए अलाउ नहीं करता है, मैं क्या कर सकता हूँ? ट्रैफिक इतना जाम है, मैं क्या कर सकता हूँ? मार्केट कंडीशंस खराब है, मैं क्या कर सकता हूँ? ट्रैफिक जैम है, मैं क्या कर सकता हूँ? ये व्यक्ति अपना कंफर्ट जोन को तोड़ना नहीं चाहता। इसको भी मोटिवेशन बड़ा कम है। ये कहता है कि दुनिया जब ठीक होगी ना, मार्केट कंडीशन जब अच्छी होगी ना, तब मैं काम करूंगा। एंड ट्रस्ट मी, आई थिंक ये 40-50 दिनों में आप लोगों में से कई सारे लोगों ने प्रूव कर दिया है कि दुनिया बाहर की कैसे बदल रही है, लेकिन मैं क्या क्या चेंज कर सकता हूँ और बिजनेस को कैसे लाइन पे ला सकता हूँ। मैं अजय जी के साथ में बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि यार जिस दिन से लॉकडाउन चल रहा है तब से हमारे डिस्पैच ठीक ठाक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी हैव फाउंड आउट वेज अबाउट दैट। हो फॉर्चुनेटली कुछ पार्ट उनका एसेंशियल कमोडिटीज में था, उसका बेनिफिट वो ले पाए, लेकिन ये लोग अपने लिए बेनिफिट लेने की जगह हमेशा ढूंढते रहते हैं। ये लोग प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं। आज क्या करना है, कल करेंगे, परसों देखेंगे, जब समय ठीक होगा, जब वो ठीक होगा, जब वो आदमी मुझे ढंग का रिस्पॉन्स देगा। ये जो है, ये बाहर की दुनिया को बदलने के लिए राह देखते हैं। इन लोगों को छोटी छोटी विन्स मिलने की जरूरत होती है और उन्होंने अपने एग्जीक्यूशन पे फोकस करना चाहिए। एंड दैट इज वेयर यू विल बिलीव कि इन 3 चीजों पे जब काम हम करेंगे ना, यहाँ पे एक चीज समझने की बहुत जरूरत है कि कुछ लोग जो है कुत्ते होते हैं, कुछ लोग जो है वो गधे होते हैं, कुछ जो है वो घोड़े हैं और कुछ लोग जो है वो शेर होते हैं। आपके साथ में टीम में कुत्ते भी है, गधे भी है, घोड़े भी है और शेर भी है। चारों चीजों को साथ में लेकर के आपको चलना है। ऐसे टीम्स को मैनेज करने के लिए अपनी एक्सपेक्टेशन उनके साथ में प्रॉपर सेटअप करना बहुत जरूरी है। मैंने उस दिन परसों भी प्रोडक्टिविटी के समय में कहा था कि हम लोगों को एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का जो पार्ट है वो प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। अपने उद्वेग को, अपने इम्पल्स को मैनेज करने को सीखना चाहिए। और एक गोल्डन रूल होता है कि मैंने लोगों के साथ में उस प्रकार से बिहेव करना चाहिए जैसे लोग मेरे साथ बिहेव करना चाहिए। जो कहते हैं ना कि डू ऑन टू अदर्स व्हाट अदर्स वुड डू ऑन टू यू। इस रूल को जब आप फॉलो करते
तो अपने आप आपको दिखता है कि हम जो है हम लोगों के साथ में मैनेज करने के लिए अपने गियर को बदलने के लिए सक्षम महसूस करते हैं। सो सेल्फ मैनेजमेंट के लिए एक 2-3 मैं टॉप टिप्स आपको देना चाहता हूं कि पहला जो है कि हमें अपने डिस्प्यूट्स, अपने हमारे बिलीव्स को डिस्प्यूट करने की आदत लगानी चाहिए कि हमारे कौन सी बिलीव्स है, हमारे कौन से विचार है जिसको मुझे जो है क्वेश्चन करना पड़ेगा। जैसे थोड़े समय पहले मैंने कहा था कि अरे अब मोदी जी का 8 बजे सेशन होने वाला है तो मैं क्या करूं, लेकिन मैंने उसको जवाब दिया कि हाँ, मैं किस प्रकार से इस सेशन को ज्यादा इंटरेस्टिंग कर सकता हूं ताकि लोग जो है वो थोड़े ज्यादा समय तक टिके रहेंगे। इस समय में भी देखिए ना आपके सतीश जी हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। सतीश जी आपको सुन नहीं पा रहे हम। सतीश सर, सतीश जी आपको सुन नहीं पा रहे। अजय जी बेदमुथा, आप उनको कॉल करना पड़ेगा शायद। हम लोग उनको सुन नहीं पा रहे, प्लीज होल्ड ऑन। नहीं नहीं नहीं, हम लोग सब देख रहे हैं तेरी तरफ से, आपकी तरफ से आवाज नहीं आ रहा है बेसिकली। आवाज प्लीज वेट, सतीश जी को हम अभी रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी आवाज कर रही है उनकी तरफ से। हाँ, तो मैंने बात की अजय जी, उन्होंने कहा है कि वो यहाँ पे कुछ है लेकिन वो आ जाएंगे। अच्छा, ओके हील कनेक्ट। ओके ओके, तब तक वेट करते हैं। अजय जी वेदमुथा, जब तक वो नहीं आते हैं, आपका कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? ये इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सरसाइज आपने वेदमुथा इंडस्ट्रीज में किया था, एनीथिंग कि आप जो शेयर करना चाहेंगे until सतीश जी comes back? Yeah. As he said, he worked on all these 4 squares, जैसे self management, self awareness, people management भी है। तो वो जो 4 थे उसके ऊपर he spent 4 days with all our team, and अभी वो तो काफी to the point पे ले रहे हैं, but he has done it in lot many details, and he interacts in a very one-to-one, person-to-person basis, and that is why we get the subject understanding goes in full depth, and there is a transformation in the behavior of the people, because उनका जो उसके basic बाद क्या चेंज लगा आपको? So अजय जी, after the session, before and after, what changes did you find in the people, in your team members? जैसे वो तो बड़ा कि अभी जो भी रिएक्शंस हमारे और हमने पूरे टीम के साथ किया है, जैसे हमारे पास 150 स्टाफ मेंबर है तो हमने पूरे 150 स्टाफ मेंबर के साथ किया ये इन 4 बैचेस, एंड ईच बैच वेंट 3-4 डेज। तो इसके कारण ये हो गया कि अभी सबका जो भी बिहेवियर आ रहा है वो हर एक को अवेयर है कि वो ऐसा रिएक्ट कर रहा है, गुस्सा कर रहा है या ये हो रहा है, और एम्प्लॉइज भी अपने को आके बोल देते हैं। उन्होंने 2 एग्जांपल्स दिए थे, लालिमा और नीलिमा। लालिमा मतलब आप सर गर्म हो रहे हो, और नीलिमा मतलब आपको नीलिमा होना रहना चाहिए। तो एम्प्लॉइज अपने को बोलते बोलते, अभी तो डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते, लेकिन लालिमा नीलिमा वर्ड आ गया कि ऑटोमेटिकली अपने को समझ में आ जाता है कि अपना टेम्पर बाहर जा रहा है। सो इन शॉर्ट, द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन gets tuned up, and normally emotional intelligence, if everybody is aware, are on the same, gets the same training, then it becomes very easy. जैसे बोलते हैं घर में भी करना होगा, केवल आप यहाँ पे सुन के कोई मतलब नहीं है,
क्योंकि आप चेंज होना चाहोगे लेकिन बाकी का भी सब लोगों ने एक साथ सुन लिया तो उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा. सो that is why in this session we invited that if possible come with family and let children also join. Okay. So Am I audible same now? way in organizations. Yes, Satish ji. Yeah, no, thank you. I'm very sorry. There was यहाँ पे पूरा suddenly power blackout हो गया है and inverter से लेकर के सब चीज खत्म हो गई थी. So I do not know. There is some major issue. Okay. So nevertheless, okay. No. All right. So But we can hear you and we can see you well. Perfect. Thank you. All right. Now we can hear you and you are. Okay. Just a minute. मैं सिर्फ मेरा slide share जगह पे लाता हूँ and then we'll be able to start. You can see my screen also. नहीं, आपको शेयर स्क्रीन अभी तक नहीं आया है. Okay. अभी आ गया है? हाँ, आ गया है सर. प्लीज गो. Perfect. So हम लोग मैं आपको सेल्फ मैनेजमेंट को लेकर के कोई टॉप टिप्स दे रहा था. सो सेल्फ मैनेजमेंट के लिए पहला मैंने कहा था कि अपने डिस्प्यूट्स, अपने बिलीव्स को डिस्प्यूट करने को हम लोगों को सीखना चाहिए. मेरे अंदर में जो विचार आता है उसे मैं कैसे डिस्प्यूट करूं. जो थोड़े समय पहले मैंने कहा था कि अचानक एक उद्वेग आएगा तो उस उद्वेग को मैंने समझना चाहिए कि उद्वेग है और ये मुझे डिस्प्यूट करते आता है कि इज इट गोइंग टू टेक मी अहेड और नॉट. सेकेंडली, हमारे अंदर में जो इमोशंस होती है, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके इमोशनल सिग्नल्स जो है वो बड़े पावरफुल होते हैं और आपके अंदर में जैसे इस समय में लेटेस्ट से 1.5-2 मिनट के लिए जो इस समय में लैग हुआ है, मेरे मन में विचार चल रहा है, अरे कितने लोग डिस्कनेक्ट हो गए होंगे, आर पीपल कनेक्टेड और नॉट, ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इतना इंपॉर्टेंट से भी इतनी मेहनत करके सब लोगों ने काम किया था. ये सारे विचार मुझे विचलित कर रहे थे. मेरे अंदर में की इमोशंस थी एक्साइटमेंट की, मेरे अंदर में इमोशंस थी किसी प्रकार के फ्रस्ट्रेशन की. तो उसको मैंने रेटिंग देना, 1 से 10 के स्केल पे मैं कितना फ्रस्ट्रेटेड हूं. अगर मैं 10 फ्रस्ट्रेटेड हूं तो शायद मैं सब भूल जाऊंगा. मुझे कॉल करना है, मुझे अटेंड करना है, मैं और क्या बेस्ट कर सकता हूं. अभी अगर मैं सपोज इंटरनेट नहीं है तो मेरा फोन लेकर के मैं बाहर खड़ा रह करके अंधेरे में एटलीस्ट आई कैन स्पीक. ये करने के लिए मेरी फ्रस्ट्रेशन को 10 से मुझे 6 पे लाने की जरूरत है. तो मेरा 10 फ्रस्ट्रेशन क्या है, मेरा 6 फ्रस्ट्रेशन क्या है, मेरा 3 फ्रस्ट्रेशन क्या है, मैंने उसको रेटिंग देने को सीखना चाहिए. आप एंगर को ले लीजिए, एंजाइटी को ले लीजिए, एक्साइटमेंट छोड़कर के हैप्पीनेस को ले लीजिए. 10 हैप्पीनेस आपको ओवर कॉन्फिडेंट बना देगी, 1 हैप्पीनेस आपको मजा नहीं लेने देगी. मेरा 5 से 6 का हैप्पीनेस जो है ना वो मुझे बैलेंस और मस्ती वाला लगा. सो यू नीड टू बी, जैसे जसं पु ल देशपांडे मराठीमध्ये म्हणायचे ना की त्यांची गाडी वंगण जास्त म्हणून जोरात धावली नाही आणि कमी म्हणून करकरली नाही. तो ये जो दोनों चीजें होती है, क्या आई नीड टू हैव दैट बैलेंस, और ये बैलेंस लाने के लिए अपने इमोशंस को अगर आप रेटिंग कर देते हो तो आपको काफी उसका बेनिफिट मिल सकता है. एंड नेक्स्ट इज के कुछ एक्शंस को डिले करने की आदत लगाइए. देखिए मेरे फ्रेंड है राहुल समदड़िया करके, जैसे उनको रिंग बजती है ना फोन की, रिंग बजने के पहले हेलो और बाद में वो कान को लगाते हैं. इतना इमीडिएटली उनको फोन लेने की जो है अंदर से इंपल्स होती है. तो फॉर एग्जाम्पल आपकी रिंग कम से कम 3 बजने के पहले मैं फोन को नहीं उठाऊंगा. फोन सामने भी पड़ा है तो मैं नहीं उठाऊंगा. आप इस प्रकार का मान लीजिए अगर आपके साथ में आप थोड़े समय के लिए करते हो तो अपने एक्शंस को डिले करने की आपको आदत लगेगी. एंड दैट साइकोलॉजी विल हेल्प यू टू टेक दैट स्पेस टू टेक अ लर्नड रिस्पॉन्स, कॉन्शियस रिस्पॉन्स, कि मैं रिस्पॉन्स मुझे क्या करना है, सोच समझ करके जो रिस्पॉन्स हम लोग करते हैं विवेक के माध्यम से, वो करने के लिए बीच में का समय हमें चाहिए रहता है, एक्शन लेने का और विचार के बीच में का. और ये समय जैसे आपको मिलना शुरू हो जाएगा तो आप उसको इस्तेमाल करना शुरू करोगे. एंड लास्टली क्वेश्चन पूछना चाहिए. जैसे मैं कुछ लोगों को अपना रोल मॉडल समझता हूँ. अगर मैं स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ, अभी हम लोग मान लीजिए बीच में बॉक्स क्रिकेट खेल रहे थे, तो क्रिकेट खेलते समय में माय रोल मॉडल लेटर से इज एमएस धोनी. तो इस समय में एमएस धोनी कैसे विचार करेगा, ये विचार जब मैं करता हूं तो अपने आप मेरे विचारों की जो पैटर्न है उसमें चेंजेस आते हैं. मैं एक्साइट होना चाहिए क्या, मैंने कैसे कंट्रोल तरीके से विकेट कीपिंग करना चाहिए, मैंने रन लेते समय में क्या ध्यान देना चाहिए. सो स्पोर्ट के समय में मैं उनको बीच में रखता हूं.
बिजनेस के समय में मेरे दो फ्रेंड्स है, एक जलगांव में मेरे फ्रेंड है नंदू जी अडवाणी और नासिक वाले अजय भाई है, ये कैसे विचार करेंगे, मैं इनका विचार अपने साथ में रखने की कोशिश करता हूँ. सो बेंचमार्किंग कैन हेल्प मी टू टेक माय बिहेवियर टू अ पर्टिकुलर वे विच विल हेल्प मी टू अंडरस्टैंड द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट. सो सेल्फ मैनेजमेंट के लिए ये 3-4 चीजें करने से आपको उसमें और डायमेंशन मिलते हैं, इसके बारे में आपको शायद यूजफुलनेस आएगी. मैं समय की तरफ में भी देख रहा हूँ. ये मैं कुछ हमारे जैनिज्म का स्टडी करने की कोशिश कर रहा था पिछले कुछ दिनों से, और हार्वर्ड के एक सिनॉप्सिस थी कि महावीर जी की क्या टॉप टीचिंग्स थी. उसमें आप देखोगे कुछ वर्ड्स मैंने हाईलाइट किए ब्लू में यहाँ पे, कि इंटरनल ब्यूटी ऑफ द सोल, यूनिवर्सल कंपैशन, द फ्रीडम, देन द यूनिवर्सल लव एंड रिस्पेक्ट. माने ये जो सारे भाव उन्होंने लिखे हैं, ये जो सारे इंटेंट उन्होंने लिखे हैं, ये भाव हमारे भीतर में होना जरूरी है. और अगर ये भाव होंगे तो हमारे विचार शुद्धि और हमारी कृति शुद्धि दोनों हमको मिल सकती है. छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. आज सुबह ये जो पीछे झाड़ आपको दिख रहा है, मैं इसको पानी दे रहा था. सुबह मेरा 11:15 बजे एक वेबिनार था एक बड़े गैस कंपनी के साथ में. तो मैं झाड़ को मैंने पानी दिया और फिर एक स्प्रे लेके मैंने उसको पत्तियों के ऊपर में स्प्रे मारा. पत्तियों के ऊपर में स्प्रे मारने के समय में मेरे मन में विचार चल रहा था कि ये पत्तियां जो है ये वीडियो में पीछे फ्रेश दिखनी चाहिए, हरी भरी दिखनी चाहिए, उसके ऊपर में धूल नहीं दिखनी चाहिए, पत्तियां अच्छी लगनी चाहिए. माने मेरा इंटेंट पत्तियों को पानी देकर के झाड़ को मुझे जो है उसकी केयर लेनी है, इससे ज्यादा मेरी फ्रेम कैसे दिखेगी इस पे मेरा इंटेंट था. माने मेरे इंटेंट में जो था वो भाव मेरा ठीक था क्या? नहीं, मेरे विचार शुद्धि नहीं आई. और जब मुझे ये एहसास हुआ कि ये शुद्धि मेरी नहीं थी, मैंने अपने आप से कहा कि नहीं, मुझसे ये ऐसे विचार मेरे मन में अगर आते हैं तो मुझे पहले अपने विचारों के बारे में मुझे सोचना चाहिए. ये विचार ठीक नहीं है. अगर ये सुंदर सा झाड़ अगर इतनी मेरे लिए मेहनत करता है तो मैंने भी उसके बारे में सजग रहना चाहिए. जो पीछे लिखते हैं, नीचे लिखते हैं महावीर जी के, हमें he emphasized that all living beings, irrespective of their size, shape, and form, should spiritually developed or underdeveloped are equal. You must love and respect them. And this is about universal love. कितनी सुंदर भाव था. और ये जब मुझे पता चला कि मेरे अंदर में कुलुषितता थी मेरे भाव में, और मुझे उसके लिए पहले शर्म आई, लेकिन उसके बाद में मेरे अंदर में शुद्धि का जो मैंने प्रयास किया, उस वजह से मेरे थोड़े समय के लिए क्यों ना हो, मेरे हर एक एक्ट के अंदर में सिंक्रनी आई और मेरे मन में का कंपैशन भाव जो ऊपर आया. और यही कंपैशन भाव होता है हमारे सोशल अवेयरनेस का माध्यम. और सोशल अवेयरनेस जिसको हम कहते हैं एम्पैथी. मैं एम्पैथी की एक स्टोरी जो है इस छोटे से एग्जांपल के द्वारा आपको कहना चाहता हूं. जोसेफ फिफर जो है, यह वह व्यक्ति था जिसने 9/11 के समय में he was the head of managing the emergencies there. और उनके साथ में एक चीफ थे जो फायर स्टाफ को हैंडल कर रहे थे. वो एक किस्सा बताते हैं कि फायर स्टाफ काफी डेड बॉडीज को वहां से निकाल रहे थे और उस समय में उन्हें अंदर से काफी तकलीफ हो रही थी पूरे स्टाफ. ये जो चीफ था उसने सब लोगों को, स्टाफ को इकट्ठा बुलाया, अपने हेलमेट्स उतारे, सबको कहा अपने हेलमेट उतारिए. हेलमेट उतारने का मतलब होता है कि या तो ये अभी समय जो है ये बंद हो रहा है काम का, या उन्होंने कहा कि नहीं, जितने लोग मरे हैं उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. हमें उनके बारे में बहुत पीड़ा भाव महसूस होता है. हम 1 मिनट के लिए खड़ा रह करके उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं. वो लोग खड़े रहे, उन्होंने सबको श्रद्धांजलि अर्पित करी 1 मिनट तक, और बाद में उन्होंने कहा कि दोस्तों अभी हमें और बहुत काम करना है, चलिए हम काम को लगते हैं और काफी लोगों को हमें बचाना है या बॉडीज को निकालना है, काम पे लगते हैं. ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा? क्योंकि उस समय में सब लोगों के मन में पीड़ा थी कि इतने लोग मरे हुए हैं. सबके मन में एक प्रकार का गिल्ट था, एक प्रकार का भाव था कि अरे ये कैसा माहौल बन चुका है. ये माहौल को एक्नॉलेज करना, सामने वाले के फीलिंग्स को अपने मन में बताना कि आपके फीलिंग्स को मैं समझता हूं और आइए इस फीलिंग्स को हम एक साथ में उसको हम लोग प्रकट करते हैं. ये करने से उस फीलिंग की इंटेंसिटी कम हो गई. सब लोगों को पता चल गया कि जितना मुझे तकलीफ हो रही है उतना दूसरे को भी तकलीफ हो रही है, उतना मेरे चीफ को भी तकलीफ हो रही है. और इस तकलीफ के समय में हम लोग सब साथ में हैं. और यह फीलिंग आने के बाद में, ये फीलिंग का जिसको हम कहते हैं रियलाइजेशन होने के बाद में, उन लोगों ने वापस काम करने को शुरुआत करी और ज्यादा अच्छे से वो लोग काम करने लगे. माने जोसेफ फेफर कहते हैं कि उस व्यक्ति ने सामने वाले के मन में क्या चल रहा होगा ये समझने की चेष्टा करी. उन्हें वह वापस बताई उनके कृति के माध्यम से, जिसको हम कहते हैं मिररिंग टेक्निक.
मिररिंग माने आपके मन में क्या चल रहा है वह वापस एक बार आपको दोहरा के बताना। ये मिररिंग करने से सामने वाले को पता चलता है कि वह आपको पूरी तरह से सुन रहा है, दिल से भी, दिमाग से भी, शब्दों से और शब्दों से आगे भी। जो कल मैंने कहा था कि कई बार हम लोग बातों के पीछे की बात को नहीं समझ सकते, तो बातों के पीछे की बात को समझने का तरीका होता है आपके मन में क्या चल रहा है ये पुनः एक बार आपको बताना। और ये जो होती है समानुभूति, जिसको हम कहते हैं एम्पैथी होती है, ये सोशल अवेयरनेस का सबसे बड़ा जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। और मैं हमेशा कहता हूं कि सेल्फ मैनेजमेंट में और पीपल मैनेजमेंट में उसमें का जो ब्रिज है वो एम्पैथी या इमोशनल सेंसिटिविटी है। एम्पैथी के लिए मिररिंग एंड इंप्रूविंग योर लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग जिसको हम कहते हैं, ये दो चीजों के माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हो। मैंने बीच में राहुल द्रविड़ के साथ में मैंने जब आज से 2-3 साल पहले मैंने कुछ प्रोग्राम किया था, 2016 में था वो। उस प्रोग्राम के समय में राहुल ने कहा था कि टीम्स के अंदर में, मैंने राहुल को ये सवाल पूछा था कि यार आप 3-4 इतने कॉम्पिटिटिव लोग एक साथ में काम कर रहे थे, तो आपको कम्पीट भी करना था और आपको एक दूसरे को मदद भी करना था, वो कैसे हुआ? तो उसने कहा था कि सतीश, ट्रस्ट इक्वेशन जो थी वो बहुत बड़ी थी, और रिलेशनशिप के अंदर में ट्रस्ट इक्वेशन को लाना, एक दूसरे के बीच में ट्रस्ट को डेवलप करने की जो 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 पार्ट है वो एम्पैथी के माध्यम से आगे बढ़ता है। और ट्रस्ट इक्वेशन जब तक आगे नहीं बढ़ता तब तक टीम्स परफॉर्म नहीं कर सकती। देखिए नहीं है, एक छोटा सा यहाँ पे एक कोट, ये एक रिसेंट मैकेंसी का, जिसको कहते हैं कि आने वाले समय में, उन्होंने कोविड के समय में लिखा है कि आने वाले समय में आपके एम्प्लॉइज को उनके इमोशनल स्किल्स को एनहांस करना पड़ेगा इफेक्टिव कोलैबोरेशन के लिए, उनमें एजिलिटी माने चेंज मैनेजमेंट को रिस्पॉन्ड करने की जो क्रिया है वह, और रेजिलियंस माने बाउंसिंग बैक जो क्रिया है वह, उसको लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। माने इमोशनल इंटेलिजेंस को आगे लाने के सिवा आप दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकते। और इसी के लिए मैं कहता हूं कि अपने भाव विश्व को समझना तथा उसमें सुधार लाना, यही भाग्यों को सुशोभित करने का एकमात्र तरीका है। अपने भाव विश्व के माध्यम से आप आपके विचारों तक पहुंच सकते हो, विचारों के माध्यम से आप विचारों के अंदर में अमूलाग्र बदल ला करके अपने आचार में, और आचार के माध्यम से आपके रिजल्ट के अंदर में ऑनगोइंग चेंज ला सकते हो। यह श्रृंखला जो है इस इमोशनल इंटेलिजेंस के मॉडल का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑफ कोर्स मैंने इस थोड़े समय के अंदर में आप लोगों को यह बताने की कोशिश करी है कि ये मॉडल कैसा है। कुछ टॉप टिप्स मैंने आपको देने की कोशिश करी जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि कैसा इसके इस्तेमाल से हम अपने आप को और कॉन्शियस बनाए, माइंडफुल बनाए, क्या टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हम खुद को मैनेज करें, एम्पैथी डेवलप करें, सेंसिटिविटी डेवलप करें, जो कंपैशन का मार्ग है। एम्पैथी के लिए एक और शब्द का इस्तेमाल महावीर जी बड़े प्यार से करते हैं, वो कहते हैं अपरिग्रह माने डिटैचमेंट। उसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं। एम्पैथी हमें डिटैच्ड अटैचमेंट सिखाती है। एक तरफ में, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि आपको बहुत वेल्थ लाना चाहिए, ये आपका रोल है, लेकिन उस वेल्थ को चिपक नहीं जाना चाहिए, ये वेल्थ का इस्तेमाल सही तरीके से और लोगों के लिए करते आना चाहिए। ये जो डिटैच अटैचमेंट है, ये एम्पैथी के माध्यम से हम किसी भी चीज के लिए ला सकते हैं, पर हमारे विचारों से शुरू होती है और हमारे साधनों तक जाती है। सो एम्पैथी लाना और एम्पैथी के माध्यम से ट्रस्ट को डेवलप करना, ट्रस्ट के माध्यम से फिर डेलीगेशन है, रिलेशनशिप स्किल्स है, कैसे परफॉर्मेंस किया जा सकता है, कैसे निगोशिएशंस की जा सकती है, ये सारी अवेयर तरीके की जो चीजें हैं, ये ईआई मॉडल्स का जो फाउंडेशन है, जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि सेल्फ अवेयरनेस प्रीसीड्स सेल्फ मैनेजमेंट, and unless and until you're not aware and well managed, you will not be able to pick up signals from others, which is your social awareness। और ये तीन चीजें जगह पे आएगी तब सोशल स्किल्स आपके साथ में बढ़ना शुरू होगी। ये एक स्पाइरल है, अपवर्ड स्पाइरल है, एक प्रकार से ऊपर चलते रहता है। सो कनेक्ट विथ मी, मैंने आपको कहा था कि आप मेरे साथ में फेसबुक पे कनेक्ट होइए, लिंक्डइन में कनेक्ट होइए। आकाश, आप वो लिंक भेज सकते हो जिसके ऊपर में मैंने एक छोटा सा गूगल सर्वे फॉर्म बनाया है। आप लोग उस क्वेश्चन आंसर के समय में 40-50 सेकंड में आप गूगल फॉर्म को रिस्पॉन्ड कीजिए, जो आज के इस इंटरेक्शन का आपको कुछ डायमेंशन देगा। क्या चीजें और आपको चाहिए आप उसमें लिख सकते हो, एंड यू कैन सबमिट दैट फॉर्म, मोर द मेरियर। एंड दैट इज वेयर आई विल stop sharing my screen and I will start focusing on the questions and answers now. So I hope that the communication that we could do in the given time was useful for all of us. You could understand the subject in some way and hope that you can take home a couple of top tips जिसको आप यूज करके आप अपने आप को पहले अवेयर बनाइए, उसके बाद में आप उसको मैनेज कीजिए,
करने के बाद आपको समानुभूति, एम्पैथी का एहसास होने को शुरुआत होगी, और उसके बाद में आपके सोशल स्किल्स जो है वो अपने आप इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ते हुए आपको दिखेगी। ये दिस इज अ प्रोसेस, इट कैनॉट, आई मीन ये मैं नहीं कहता कि आप लोग बिल्कुल इमोशनली अनइंटेलिजेंट, लेकिन अभी जानबूझकर कॉन्शियसली जब आप करना शुरू करोगे तो ये मॉडल आपके अंदर में रिपीटेबिलिटी लाएगा, आप ज्यादातर समय इसको आगे बढ़ने में अपने आप को सक्षम महसूस करोगे। So hope it was of some use to you. So over to the moderator for having the questions in place for me. I'll be more than happy to answer you. Over to you. Yes, सोनाली, आप WhatsApp के ऊपर में वो डिटेल्स दे सकती हो जिसके माध्यम से वो EI टेस्ट का इस्तेमाल किया जा सकेगा। Satish, there are a few questions which has come to me because everybody needs that. So one of the first question which has come to me is, can emotional intelligence be learned? Okay, that's a very interesting question. कि क्या हम लोग EI skills को सीख सकते हैं क्या? Interestingly, आपको एक बता दूं कि आज से कुछ वर्ष पहले तक ऐसा मानना था कि इंसान की बुद्धि अगर एक बार बन जाती है तो उसमें बदलाव नहीं होता, लेकिन 2003-4 के आसपास से न्यूरोलॉजी के अंदर में बहुत सारे रिसर्च आए कि आपका ब्रेन कैसे काम करता है और किस प्रकार से आपके एफएमआरआई स्कैन्स में से दिखता है कि आपकी न्यूरोलॉजी कैसे वर्क कर रही है, कहाँ एक्टिवेशन होता है वगैरह वगैरह। और उसे यह पता चला कि न्यूरोप्लास्टिसिटी में थोड़ा सा जार्गन यूज कर रहा हूं, न्यूरोप्लास्टिसिटी माने आपके अंदर में न्यूरोलॉजी रोज बदलती है और रोज आपके अंदर में अलग अलग प्रकार के न्यूरल सर्किट्स क्रिएट होते हैं, ये प्रूव किया गया। और उस वजह से ये जान लिया गया कि हम लोग नई आदतें सीख सकते हैं। उसमें एक और फाइंडिंग थी कि क्या हम पुराने आदतों को भूल सकते हैं। उनका ये कहना है कि पुराने आदतों को आप नए आदतों से सब्स्टिट्यूट कीजिए, rather than working on what I do not do, focus on what I can do more, और उस वजह से आप नई आदत सीख सकते हो। So to answer your question, न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से हम लोग नए न्यूरल वायरिंग अपने अंदर में ला सकते हैं। इसमें एक और फाइंडिंग था अजय जी कि नई आदत लगने में आपको 40 से 60 दिन का समय लगता है। सो आज मान लीजिए आपने जर्नलिंग के माध्यम से आपके अवेयरनेस को बढ़ाने को शुरुआत करी, तो अवेयरनेस को अपने अंदर में ऑनगोइंग लाने की क्रिया आपको 2 महीने तक कांस्टेंट करनी पड़ेगी, तब आपके अंदर में अवेयरनेस का चक्कर चलेगा, एंड देन इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ यू। सो यस, to answer to you, your question is emotional intelligence skills can be very well learned. In fact, सारे ऑर्गेनाइजेशन इस समय में अपने एम्प्लॉयज को ये, और इमोशनल इंटेलिजेंस ये एक स्किल नहीं है, ये 12-16 अलग अलग मॉडल में अलग अलग स्किल सेट बताए गए हैं। 14 से लेकर के 22 स्किल सेट्स अलग अलग मिलकर के उसके अंदर में लाए गए, विच इज द फ्रेमवर्क। इसमें कि ये बिहेवियर सीखे जा सकते हैं, देयर इज अ वे टू इट, एंड ट्रस्ट मी के of course, I mean, you personally are an example to that. Vinita is also sitting there, she is also an example to that, कि किस प्रकार से हम लोगों ने बेदमुता ग्रुप के अंदर में अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से क्या क्या चेंजेस हम लोगों ने महसूस किए थे, you know that. And second important thing, yes, can it be learned faster? No, there is a process. एक दिन, 2 दिन, 3 दिन में नहीं, कोई भी बिहेवियरल चेंज जो है वो इतना फास्ट नहीं होता, उसकी एक प्रोसेस होती है। So if you go through the process, you will realize that most of the time you'll be able to improve your skill set. And lastly, एक और ऐड करूंगा कि there is nothing like being a perfectly emotionally intelligent person. मेरे भी अपने चैलेंजेस है। अगर मैं EI का स्टूडेंट हूँ पिछले 15 साल से, that doesn't mean कि मैं EI में मास्टर बन चुका हूँ। मैं भी कभी-कभी रोता हूँ, मैं भी कभी-कभी चिल्लाता हूँ। I am also vulnerable to my own feelings and thoughts. But the point is, अब पहले 10 में से 8 बार मैं हाईजैक होता था, अब मैं 4 बार होता हूं। So that's the constant change which I want to go ahead with. Acha, there is one more question which might be interesting to everybody, and we would like to understand. Looking at the way young couples have relationship issues nowadays, divorce rate going high, or separation from joint families to nuclear families becoming a trend, how can EI help? Wow. This is a question which is very close to my heart. Just for your information, Just Married or Married to Adjust is an intervention which I have created. And this intervention is created exactly for the people who are about to get married or who are married and it's been about a few years, 4-5 साल उनको हुए हैं. Trust me, मैंने ये डिसीजन लेके रखा है
कि मैं मेरे बेटे और मेरे बेटी की शादी के अंदर में मैं उनका पंडित रहूंगा। आई विल सिट विद देम एंड आई विल टेल देम ये जो सप्तपदी होती है या ये जो वाउज होते हैं उसके पीछे का न्यूरोलॉजिकल लॉजिक क्या है। एंड अजय, जस्ट टू टेल यू वन मोर थिंग, इस प्रश्न से रिलेटेड है करके मैं कह रहा हूँ, अभी पिछले हफ्ते ही मुझे अहमदाबाद से मेरे एक बहुत वितु के कजिन, मेरे वाइफ के कजिन है, उनके वाइफ ने मेरी किताब कहीं पे पढ़ी और वो किताब पढ़ने के बाद उसने कॉल करके कहा कि सतीश जी मैं एक ही गिफ्ट आपसे चाहूंगी कि हमारे बच्चों के शादी के समय में आपने 3 घंटे का समय उनको देना है आपके बातें रखने के लिए। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आवर रिलेशनशिप्स कैन बी डिजाइन, आवर फैमिली लाइव्स कैन बी डिजाइन, इट नीड नॉट बी ऑन द डिफॉल्ट मोड, करेक्ट। एंड ये डिजाइन जो है हम लोगों के लिए, हमारा अवेयरनेस, एक दूसरे के साथ में का मैनेजमेंट, एक दूसरे के प्रति की एम्पथी, सिंपथी नहीं, सिंपथी और एम्पथी में बहुत फर्क है। सिंपथी में आफ्टर सम टाइम ऐसा लगता है कि मैंने अपना सब कुछ दे दिया और कुछ फायदा नहीं हुआ, बट एम्पथी में देयर इज अ वे इन विच आई रिस्पेक्ट योर बाउंड्री एज मच एज आई रिस्पेक्ट माइन। ये जो फीलिंग होती है ये एम्पथी में आती है। सो इन सारी चीजों के बेसिस पे किस प्रकार से हमारे रिलेशनशिप बेहतर हो सकते हैं, किस प्रकार से हमारे रिलेशनशिप हमारे इन-लॉज के साथ में, हमारे पेरेंट्स के साथ में, बड़े बुजुर्गों के साथ में कैसे हो सकते हैं। आई मीन जॉइंट बिजनेस में हमेशा कहते हैं ना यार कि द फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन कैन वर्क टुगेदर बट व्हेन द थर्ड जनरेशन कम्स द फर्स्ट जनरेशन शुड रिटायर। व्हाई? क्योंकि पहली और तीसरी जनरेशन एक दूसरे के साथ में मिल नहीं पाती। क्यों? क्योंकि उनके मतभेद नहीं मनभेद हो जाते हैं आगे चलकर। And if there is a way, this program, this concepts, I mean, not the program, ये ताकत अपने प्रोग्राम्स की, अपने प्रिंसिपल्स की है बॉस। मैंने उसको एक फ्रेमवर्क में जोड़ा है, मेरा ब्यूटी उतना ही है। ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ गुडनेस है, ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमैनिटी है, these are applicable everywhere. Why couples alone? आपके और विनीता के बीच में कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आप उसको यूज करते हो, मैं मेरे वाइफ के साथ में यूज करता हूँ, मैं मेरे टीम मेंबर्स के साथ में यूज करता हूँ। I invite the younger generation to take these principles at a lot faster, जिसको हम मैच्योरिटी कहते हैं। मैच्योरिटी डज नॉट मीन बिकमिंग, मराठीमध्ये आपण पोक्त म्हणतो ना, किंवा वी बिकम टू सिरियस. नो, इट्स नॉट सिरियस, इट्स अबाउट बिकमिंग मोर कनेक्टेड टू योर ओन सेल्फ, मोर कनेक्टेड टू पीपल अराउंड यू इन द राइट वे, जिस वजह से आपके इंटेंट के साथ में आपका कनेक्शन हमेशा रहेगा। तो यू विल नेवर हैव टू लुक आउटसाइड। जो ब्रह्मचार्य का जो डेफिनेशन दिया है महावीर जी ने, chastity, it does not mean you know, it for the married people they say that you need to become faithful to your colleague, to be faithful to your partner, और ये faithfulness intent में से आती है, ये faithfulness आपके भावों में से आती है, और ये भाव जब हमारे शुद्ध होना शुरू होते हैं, relationship blossom देखें। I have written in my book that you never fall in love, you always rise in love, boss. Why do you say I'm failing in you fall in love? You rise in love. Look at the beauty of that emotion of love. You always rise above, and that rising gives you that feeling of taking on the face of the way you are. It is an unconditional aspect of relationship which is so important, more so with your spouses. और ये beauty जो है, ये emotional intelligence से बनती है, हम सीख सकते हैं। सतीश जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। हाँ, मेरा आवाज क्लियर है अजय भाई? अभी 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 आया। यस। नहीं, मैं चुप बैठा था, मैं अगले सवाल के लिए रुका था। Okay. Now we can open the forum for the question answers, because whatever questions I had, I have already asked. So from the others, so you can we can open the forum now. Yeah. One, I think Mrs. Uma ma'am. I think she. Yes, ma'am. Yeah, please go ahead. Just 1 second. We'll have to unmute. Akash ji. Hello. Yeah, please go ahead. आपकी आवाज आ रही है? Sir, I would like to ask you one thing. Please. How to apply emotional intelligence in managerial skills, sir? Emotional intelligence in managerial skills. In managerial skills. Okay, let me ask you this question, उमा जी, कि अभी जो पिछले 1 घंटे में आपने जो भी समझा है AI के बारे में थोड़ा बहुत, आपको क्या लगता है कहाँ पे अप्लाई होता है वो? ये day to day in whatever functioning in the organization, wherever we work, even if it applicable at home atmosphere also, wherever. But specifically when you are handling people. Correct. So do you think that whatever we discussed, you will be able to apply it doing with people?
Yeah, of course. Yeah. So it can be applied in every. In fact, I want to tell you this. I give you, those of you who are interested for academic reading. Professor Ramcharan, there is a gentleman called Professor Ramcharan. He's written a book called Leadership Pipeline, and the first thing he says that when a person becomes a manager, he needs to learn to manage people, and that is the skill which a lot of managers never learn, and that becomes the showstopper in their managerial role. So managing others, which is an important aspect of the EI bracket, managing self and managing others. So managing others is to do with delegation. It is to do with performance conversations. It is to do with giving the bad news. It is to do with negotiations. It is to do with getting work done. It is to do with motivating the team. It is to do with handling team which are diverse in nature. All of it is related. Communication management, stakeholder management, all of that is related to managerial skills. Thank you. Okay. Right, sir. Okay, thank you. Now Satish ji has raised the question. Satish ji Bora, you have raised hands on the right hand side. जो राइट हैंड साइड में आप देखेंगे वहां पे रेज हैंड, अगर आप वहां पर क्लिक करेंगे तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. या सतीश जी बोरा, प्लीज गो अहेड, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सतीश जी, वी कैन प्लीज गो अहेड. अच्छा, तब तक अंतिम कम्स बैक. राहुल जी, राहुल जी डोंगरवाल. जय जिंदा सतीश अंकल, बहुत अच्छा ये था, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस. वी रियली अप्रिशिएट. हाउ डू यू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ अ 7-year-old चाइल्ड हु इज व्हेरी मच इमोशनली हळवा आपण म्हणतो ना त्याला, तसं आहे. हळवा आहे. हा, म्हणजे तो छोट्या छोट्या गोष्टीला एकदम रडून जाईल किंवा इतका स्ट्रॉंग इनफ नाही आपण इमोशनली म्हणतो त्याला. Although he is intellectually very sound, everything is there. I feel that he is not that way. So how do you develop that skill set in him? Rahul, ऐसा है कि if he's a 7-year-old guy, let him go through his own experiences for some more time. It is too early for us to start judging him by a few things that he might be doing, because see, till the age of 14, there are certain basic changes that are happening in the brain also. Okay. At the same time, if you seriously feel that he is extra sensitive, for example, if he sees something on the TV, he's not able to sleep in the night, or he will scream up and get up in the night, or he might bedwet in the night. If that is the kind of sensitivity, then so I think don't bother so much. But at the same time, it will be interesting for you to get into good discussions with him. Suppose you go out with him for a walk. उसका नाम क्या है? रेयांश. अब रेयांश को पूछोगे, रेयांश आज के इस पिक्चर में तुझे कौन सी चीज अच्छी लगी, क्या क्यों लगा, उसके पीछे तेरे मन में क्या आया? So the more you try understanding his feelings about it, you will be able to gauge what could be going inside his mind. Number one. Number two, जहाँ पे जरूरत है वहां पे उसको हम छोटा छोटा गाइडेंस दे सकते हैं, but don't over spoon feed him also, because this is a very impressionist age. And this impressionist age, he might take up certain beliefs deep inside him, which will become very difficult for him to unlearn after some time. So go very slow, understand, go step by step, because what happens is कई बार हम लोग over anxious हो जाते हैं किसी अपने बच्चे के चीज के साथ में. So plus understand yourself कि are you over anxious about him, and if you are, then first and foremost you need to manage your anxiety. So you will start seeing beyond it also. And if you are seeing कि नहीं he is good, ask his teachers कि is he too emotional, or is he able to play well, does he compete in the sports, या वो छोड़ता नहीं, या दूसरों को जीतने दे, मुझे क्या जीतना है. So is he inactive? Look at all the dimensions and then make your judgments about your child. Rohit J. Joshi, please go ahead. Rohit J. Joshi, and after that Satish ji. Yes, please go ahead. Yeah, thank you. Hello, Satish sir. Yes, please go ahead. आप पूछिए question. Yeah. So my question is like, how can we differentiate in between emotional intelligence and emotional maturity? They are both actually are the same. Emotional intelligence was a word coined by some people like Richard Boyce, Daniel Goleman, and other people who use that word. Emotional maturity, you call it the same. They are the same things. They are in fact the same sides of the same coin. Okay. Yeah. Satish ji, you are here now. Satish ji, you have raised hand. हाँ सतीश जी बोलिए ना. बोलिए, पूछिए. Hello. Satish ji, Books we should read. Hello. Which book we should read for improving the emotional intelligence? There are a number of books. The first you can start is by the name Emotional Intelligence itself. Daniel Goleman का है.
अगर आप मराठी में पढ़ते हो तो मेरे गुरु है डॉक्टर आनंद नाडकर्णी, उनकी एक बुक है स्वभाव विभाव. That's a good start to read also. Another good book could be, for that matter, it's a Bible for a lot of people who are first time readers, is 7 Habits of Highly Effective People. Okay, okay. और मैं कई बार मेरी अपनी बुक जो है Why the Vada Seller Refused to Sell, मराठी मध्ये त्याचा अनुवाद आहे बडेवाला कर्मयोगी. That also is small little chapters which are giving you awareness about everything happening around us. कोणतं पुस्तक म्हटलं? वडेवाला कर्मयोगी. हॅलो. इंग्लिश मध्ये त्याचं नाव आहे वाय द वडा सेलर रिफ्यूज्ड अ सेल, आणि मराठीमध्ये ते पुस्तक आहे वडेवाला कर्मयोगी. वडेवाला कर्मयोगी. अभी एक दो क्वेश्चंस और है, लेकिन जिसको भी और क्वेश्चंस पूछने आपके राइट हैंड साइड में दाहिनी तरफ एक बार है, वहां पे रेज हैंड है, उसके अगर आप क्लिक करेंगे तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन परेश जी मेहता, you want to ask any question? No, I'm fine. Okay. Then एक मिनट है, वो चार्ट में कोई आए? अजय जी, चार्ट में क्वेश्चंस है? नहीं, चार्ट में नहीं है. Anyone else who wants to ask question before we see Mrs. Hema Sarada asking, raising a hand. Hema Sarada ji, yes, please go ahead. उनका Hi Satish uncle, this is Keshav here. Hi Keshav. Mother cell. Yeah. Yes. Very insightful Satish uncle. एक चीज मुझको पूछना था कि जितना भी हम लोग पढ़ते हैं, whether in books or through some articles or through seminars from people, it is oftenly very hard to implement those things in your real life, in your day-to-day life. So could you give us like a practical example of how we can just implement that thing or our learning into the daily life? It's an absolutely great question, Keshav. क्या होता है कि as I told you कि कोई भी behavioral intervention जो है, ये सिर्फ I mean लोमार्डो एशंगर करके एक जेंटलमैन है जिसने लर्निंग मॉडल को डिफरेंशिएट किया है. वो कहता है कि कोई किताब पढ़ने के बाद में या कोई वर्कशॉप अटेंड करने के बाद में about 7 to 8% लर्निंग go inside. But when you actually start implementing it, that is where 70% learning comes to you. And that implementation stage is all about taking action. What happens is, as I told you, for example, I've recommended all of you to start doing your journaling. I can guarantee you that more than 90% people will stop doing it in the next 4 days. Reason being, हम लोग भूल जाते हैं. And that is where a support mechanism becomes very important, and that is where in all the programs that we do, we have an extremely strong, robust follow-up mechanism. We keep on, pitching across the thought. We keep on calling you. We keep on sending across a video. I keep on connecting with delegates again and again. And trust me, unless and until this phenomena is not there, that is where having a coach internally or externally is very, very important. आपकी accountability किसी के साथ में होना चाहिए. Try a simple example. Today, those of you who are there on this call right now, अब एक किसी फ्रेंड के साथ में फोन करके डिसाइड करो कि भाई चल तू और मैं रोज 8 दिन 4 दिन में एक बार एक दूसरे को पूछेंगे हम लोग जर्नलिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे. इतना सिंपल एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आप लाने के बाद में आपका परफॉर्मेंस क्वोशंट 4 दिन से 10 दिन 15 दिन पे शिफ्ट होता है. द बेसिक फैक्ट, मुझे किसी को तो भी जवाब देना है and somebody is interested in me, it actually makes the entire change in your approach of making. बस क्या है कि these things are not urgent, they are important. ये जिस समय में किसी को अंदर से urgent feel होएगा ना, that is the time you will start doing an conscious effort towards that. Books के अंदर में जितने आपको exercise होती है, कितने लोग exercise को लेकर के अपने I trust me, when I read in 2005-7, मेरे पास में अभी भी मैं लाइब्रेरी के अंदर कम से कम 40-50 रजिस्टर्स हैं जिसमें मैंने सारे में अपने हाथ से नोट्स लिख रखे. But it was my need to learn that. I had one desire to do it. The foundation is how motivated you are to get change. Because unless, and that is where the support mechanism becomes very, very important. So I always say that in my workshop, the 2-day workshop, the heart of the program, the 3 months of follow-up that I do in my entire journey is. There is one more question, Satish.
Emotional intelligence, how is it different than IQ? Oh, okay. So let me give you a simple example. पहले बात तो IQ का मतलब क्या और फिर ये how it is different. ठीक है. IQ माने हमारा इंटेलिजेंस क्वेश्चन. आप जो बच्चों के क्लास के 8th 9th में आकर के कहते हैं कि बच्चे का IQ करा ले, तूने किया क्या, मेरे बच्चे का तो मैंने कर लिया, मेरे स्कूल में तो होता है, तेरे स्कूल में नहीं होता है क्या, ये जो स्टोरी हम लोग सुनते हैं, दैट इज द IQ. And I normally recommend that IQ should, the IQ or the aptitude testing as we say, the aptitude testing should be done not before the class 9. मैं तो अपने बच्चों का class 10th में करवाया था, because the more delayed you do it, the more they will be able to know different areas that they like to get in. Now, IQ is your logical ability and problem solving skill set. I'll give you one example. Vinod Kambli and Sachin Tendulkar, they entered into the cricketing world almost together. And probably Kambli had the benefit of being a left-handed batsman. He, in fact, was a better run scorer in terms of technique and skill. He was much better than Sachin. His initial performances were top class. However, if you remember, Mumbai mein, I think कोर्टनी वॉल्श, माल्कम मार्शल नहीं, कोर्टनी वॉल्श और उसके साथ में एक और वेस्ट इंडीज का कैप्टन था. दे हैड लॉट ऑफ बाउंसर्स गिवन टू बोथ सचिन एंड कामली. ही वाज अ कंप्लीट फेलियर इन दैट पर्टिकुलर सीरीज. उस सीरीज के फेलियर के बाद में कामली नेवर केम बैक एंड फॉट बैक, इन स्पाइट ऑफ हैविंग द बेस्ट ऑफ एबिलिटीज एंड इन स्पाइट ऑफ हैविंग द बेस्ट ऑफ स्किल्स. He had the logical and the technical abilities to do things which were better. But probably Sachin had something what we call as his bouncing back ability. His ability to keep on practicing for 16 hours a day. His ability to strike a particular ball for 10,000 shots in a single day in his practice nets. All of these required special skills which we call as our EQ skills. So, Hindi. Okay. So, got it. So, आपकी जो रेजिलियंस है, आपकी जो बाउंसिंग बैक एबिलिटी है, आपकी जो डिसिप्लिन है कि एक चीज को मैं बार बार करूंगा, अगर मैं फेलियर हुआ तो मैं कैसे अपने आप को खींच करके लाऊंगा, मुझे बहुत रोना आ रहा है लेकिन रोने के बाद में मुझे वापस सॉल्यूशन की तरफ भागना है, ये स्किल सेट शायद सचिन जी में ज्यादा थे एज कंपेयर टू विनोद कांबली. एंड दैट्स व्हाई सचिन इज अ लेजेंड व्हाइल कांबली लॉस्ट हिज क्रिकेटिंग लाइफ लॉन्ग बैक. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन IQ एंड EQ. अपने डे टू डे लाइफ में अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि इंजीनियरिंग के या क्लास 12 के रिजल्ट्स जिनके अच्छे आते हैं वो आगे अपने पढ़ाई में अच्छे नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि इनकी रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्किल्स, इमोशनल मैनेजमेंट स्किल्स, इंपल्स मैनेजमेंट स्किल्स ये स्टैगर्ड रहती है. उनकी सेंसिटिविटी उनके ऊपर में हावी हो जाती है और वो सीखते आना उन लोगों को ज्यादा अच्छे से जमता है जो लोग शायद कॉलेज के समय में ओवरऑल अपने आप को सोशल डायमेंशन में एक्टिव रखते थे, ओवरऑल वो लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आगे रहते थे, ओवरऑल वो लोग लीडरशिप के अंदर में अपने आप को अलग टीम से वहां पे सीखते थे. ये EQ स्किल्स उन्होंने इस माध्यम से कॉलेजेस में सीखी. लेकिन जो लोग सिर्फ एकेडमिक्स में ही अटक के रह गए, शायद उन लोगों का इमोशनल वर्ल्ड अभी भी वीक है. और ये मैं एग्जांपल के साथ में कह सकता हूँ क्योंकि इस समय में जब मैं ये EI के टेस्ट लेता हूँ, I see कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, मेडिसिन सेक्टर, I find so weak profiles. अजय, इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू नो, अभी मैंने कुछ डॉक्टर्स के साथ में काम किया. इवन डॉक्टर्स के अपने इमोशनल प्रोफाइल काफी फ्रजाइल थे. इंटेलिजेंट कितने हैं वो बोलने की जरूरत ही नहीं है. उन लोगों ने दे हैव डन मास्टर्स एंड दे हैव डन स्पेशलाइजेशन, लेकिन उन लोगों के साथ में दे हैव वेरी डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ हैंडलिंग थिंग्स इन देयर क्लिनिक. ये उनकी इमोशनल कॉम्पिटेंसीज है जो जगह पे नहीं होती है. सो दोनों चीजें जो है ये इस प्रकार से डिफरेंशिएशन किया जा सकता है. सो IQ आपको जॉब में या करियर में लाने के लिए जगह दे सकती है, लेकिन उस जॉब को बड़ा करने के लिए, आपके IQ को इस्तेमाल करने के लिए आपको EQ के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है. परेश, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट परेश जी मेहता फॉर द वोट ऑफ थैंक्स. थैंक यू Jito team and Nasik team for giving me this opportunity of giving the vote of thanks. Thanks a lot, Satish ji Mandora sahab, for delivering and giving an insight on the of emotional intelligence
I'm sure many people do know, but they don't understand the concept, and we have gained this knowledge today. You have analyzed the subject well enough, breaking them into 4 quadrants like self-emotional awareness, self-emotional management, and social emotional awareness and social emotional management. How to improve certain aspects of these, which typically will complement your academic intelligence. Otherwise, success is, as you in the last said, the success is dependent on a mix of academic intelligence plus emotional intelligence. So I thank you again for us. We have a lot more to learn on this subject itself from you. I think we will seek your time more again to give us these lectures. But I'm sure everybody is eager to the dining table who don't have chow and see the clip of Modi ji. So I will not take more time. I thank you again. I thank all the members for having joined this session. And let's get this session. Thank you very much, sir. Thank you, Satish ji. Yeah, it was like a feast. Thank you. Thank you. It was really wonderful. Thank you, everybody.